स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल से आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े को बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार राहुल गांधी की एंट्री के बाद महागठबंधन के अंदर चल रहा विवाद पूरी तरीके से थम चुका है। दोस्तों बताएंगे कम से कम 6 सीटों पर महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। बताएंगे किस तरीके के भारी बदलाव देखने को मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही अपने वरिष्ठ नेता ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के उम्मीदवारों को गुंडा बताना शुरू कर दिया और जनता से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देने की भी अपील की गई है। कौन है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी। दोस्तों वहीं पर जनसुराज पार्टी के 2 नेताओं के अचानक से नामांकन वापस लिए जाने को लेकर उठ गए कई सारे गंभीर सवाल। इसी के साथ में बताएंगे कहां पर कांग्रेस पार्टी के सहयोगी ने कांग्रेस के सामने अपना उम्मीदवार हटाते हुए कहा कि यहां से कांग्रेस ही लड़ेगी चुनाव। बताएंगे कौन सी विधानसभा सीट को लेकर है ये नई अपडेट दोस्तों, और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके पल पल की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा और इस बार परिवर्तन की हवा चल रही है बिहार में, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जिसमें बिहार से सटे राज्य झारखंड के अंदर सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 उम्मीदवार मैदान में उतर गए थे दोस्तों। यानी महागठबंधन में सीटें नहीं मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला लिया था कि वो बिहार से सटे हुए इलाकों के अंदर 6 उम्मीदवार उतारेंगे। यानी 6 सीटों पर महागठबंधन में 2-2 उम्मीदवार हो सकते थे दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार कम से कम 10 से 12 हजार वोट काटकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उतारे गए 6 उम्मीदवारों को लेकर जमकर चर्चा हुई। आखिरकार बाद में राहुल गांधी को दखल देना पड़ा दोस्तों। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और उनसे महागठबंधन को जिताने के लिए समर्थन देने की अपील की दोस्तों। और राहुल गांधी क्योंकि हेमंत सोरेन से बड़े हैं और हेमंत सोरेन राहुल गांधी की किसी बात को काटते नहीं है दोस्तों, उनको अपने भाई की तरह समझते हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आप महागठबंधन बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही है तो कृपया आप अपना उम्मीदवार मत उतारिए। तो इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मंत्री को बोला कि आप जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों को छोड़िए, एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी महागठबंधन को झारखंड मुक्ति मोर्चा बिना शर्त समर्थन करेगी, बिना सीट के समर्थन किया जाएगा। इसके बाद हेमंत सोरेन के करीबी मंत्री कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और पार्टी के इस फैसले को सबके सामने रखा गया दोस्तों और कहा गया कि हम लोग महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद बिहार में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। यानी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, उन सबको हटा दिया गया है दोस्तों, नाम वापस ले लिए गए हैं। इससे एक बात कंफर्म है कि राहुल गांधी जब बिहार में अब कूदे हैं तो कई सारे मुद्दे अपने आप सॉल्व होने लगे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महागठबंधन में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा मैसेज भेज रही है कि वो सारे प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन किसी भी तरीके से कमजोर ना नजर आए, एक सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से केवल एक उम्मीदवार मैदान में उतरे और धीरे धीरे करके कई सारी सीटों पर नामांकन भी अन्य पार्टियों के वापस होने शुरू हो गए हैं दोस्तों। यानी सहयोगी पार्टियों ने जहां पर उम्मीदवार उतार दिया था वो भी अपना नाम वापस लेने लगे हैं और गठबंधन को सपोर्ट करने लगे हैं। इसी के साथ में अब प्रशांत किशोर की पार्टी भी सवालों के घेरे में आ गई है दोस्तों। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी के अंदर कई सारे बीजेपी के एजेंट घुस आए हैं। दरअसल हुआ यह कि जनसुराज पार्टी ने गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा को मैदान में उतारा था दोस्तों, और दूसरी सीट थी ब्रह्मपुर की सीट जहां से सत्य प्रकाश तिवारी को चुनाव लड़वाया जा रहा था। अब जो जानकारी है उसके अनुसार पहले चरण की इन 2 सीटों पर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन बीते दिन था दोस्तों, और शशि शेखर सिन्हा ने अपने नामांकन को वापस लेते हुए बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। इसी साथ में जनसुराज पार्टी के एक और नेता सत्य प्रकाश तिवारी ने ब्रह्मपुर से अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन कर दिया, जिसके बाद जनसुराज पार्टी के नेताओं ने इन दोनों को गद्दार बताया है दोस्तों। जनसुराज पार्टी के लोगों को इस पूरे मामले पर अब जवाब भी देना चाहिए दोस्तों। सवाल काफी गंभीर उठेंगे क्योंकि जनसुराज पार्टी को लेकर पहले से यह चर्चा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर ज्यादा निशाना नहीं साधते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, और अब इस पूरे मामले पर उनके लिए और कई सारे कठिन सवाल खड़े हुए हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बछवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों। फिर खबर सामने आती है कि यहां से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी महागठबंधन की साथी पार्टी होने के बावजूद अपना उम्मीदवार उतार दिया और अवधेश कुमार राय चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, जिसके कारण यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी नुकसान हो सकता था। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से शिव प्रकाश से गरीब दास को मैदान में उतारा है। शिव प्रकाश से गरीब दास पिछली बार चुनाव लड़े तो निर्दलीय तौर पर उन्होंने 39,000 वोट इकट्ठा किया था दोस्तों। यानी उनका अलग ही तरीके का दबदबा था, और इस बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमको ये सीट चाहिए। इसके बाद सीपीआई पार्टी ने कहा कि नहीं, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी बाद
में दोनों पार्टियों के बीच में घमासान देखने को मिला दोस्तों, लेकिन बाद में सीपीआई पार्टी मान गई और अवधेश कुमार राय को उनके नॉमिनेशन से हटा दिया गया है और शिव प्रकाश गरीबदास यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिव प्रकाश गरीबदास ने पिछली बार 40,000 वोट इकट्ठा किया था, इस बार उनको अपने सहयोगियों का साथ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता जो पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद केवल 484 वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार उनके लिए चुनाव जीतना लगभग असंभव हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता और युवा नेता शिव प्रकाश को पूरी तरीके से समर्थन मिल चुका है दोस्तों, और ये सीट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खाते में अब कह सकते हैं कि लगभग फिक्स हो चुकी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ही सहयोगी और अपने ही नेताओं की पोल खोलनी शुरू कर दी है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार मोदी सरकार के केंद्र में मंत्री रहे आरके सिंह ने एक बयान देते हुए कहा कि अनंत सिंह और सम्राट चौधरी को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस लेते हैं, उन्हें भगा कर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। यदि आप इन्हें चुनेंगे तो बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा और बिहार के अंदर विकास नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने ही नेता ने विरोध किया है। अपने ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के मंत्री खुलकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो और ज्यादा विरोध इनके आपस में देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जो दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी ताकत दिखाई दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी का विरोध करने वाला नेता छुपके से टिकट लेकर ज्यादा होशियार बन रहा था, लेकिन उसकी होशियारी 2 मिनट में निकल गई। हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी ने अनुपम को टिकट देकर मैदान में उतारा दोस्तों, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और खासकर जो समर्थक थे उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टा बोलता था, इसको टिकट कैसे मिल सकता है। जब काफी ज्यादा हो हल्ला मचाया गया दोस्तों, तो इसके बाद अनुपम का टिकट काट कर उनकी जगह मिन्नत रहमानी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया दोस्तों। सुपौल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने सुपौल के विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिन्नतुल्लाह रहमानी को चुनाव लड़वाया था दोस्तों। मिन्नतुल्लाह रहमानी को लगभग 60,000 वोट मिले थे और वो 28,000 के बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास करते हुए मिन्नतुल्लाह रहमानी को टिकट दिया है, यानी उस व्यक्ति का टिकट काटा गया जो राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा बोला करता था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान नहीं करेगा उसको दूर दूर तक कहीं भी कोई भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पार्टी में भी कोई पोस्ट ना मिल जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जो ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को 18 अक्टूबर को आरएसएस पर तीखा हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने लोगों को सनातनियों और संघ परिवार से जुड़े लोगों से बचने की सलाह दी है। वो कट्टरवादी मानसिकता का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। सिद्धरमैया ने कहा कि आरएसएस और उनसे जुड़े लोग ऐतिहासिक रूप से बीआर अंबेडकर और उनके साथ बनाए गए संविधान के विरोध करते रहते हैं और उन्होंने स्कूल और कॉलेज में आरएसएस के कार्यक्रम को बैन करने का फैसला भी दिया है। और इस पर सफाई देते हुए कहा कि कॉलेज में आरएसएस के कार्यक्रम पर बैन लगाने का फैसला जो हमने लिया है वो बच्चों को कट्टर विचारधारा से दूर रखने का फैसला है। इंडिया टुडे से बात करते हुए सिद्धरमैया ने मैसूर यूनिवर्सिटी को सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के दौरान जो बयान दिया था, जो चेतावनी दी थी दोस्तों, उससे लेकर वापस से एक बात रिपीट की और कहा कि अपनी संगति सही रखे, उन लोगों से जुड़े जो समाज के लिए खड़े हैं, ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं या सनातनी है। बता दें कि कर्नाटका सरकार ने हाल ही में नियम बनाया कि किसी भी संगठन को सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम करने के लिए पहले से इजाजत लेनी होगी। आरएसएस के कार्यक्रम को बैन करने से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है और प्रियंक खड़गे भी लगातार आरएसएस को लेकर हमलावर है दोस्तों। यानी आरएसएस को लेकर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका से एक नया मोर्चा खोले हुए है, जिसका जवाब भाजपा वालों आरएसएस वालों के पास कोई नहीं है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग बैंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 4 बार की विधायक रह चुकी पूनम देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उनके इस फैसले को लेने से सभी हैरान हो गए दोस्तों। पूनम देवी को पशुपति पारस ने खगड़िया कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा था और यहां पर वो मजबूत दावेदारी उनकी मानी जा रही थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और पूनम देवी के फैसले से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूनम देवी ने बताया कि उन्होंने किसी को समर्थन में नामांकन वापस नहीं लिया है, उन्होंने जनता के हित में नामांकन वापस लिया है। खगड़िया की जनता के साथ मैं सदैव खड़ी हूं। खगड़िया जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने कहा कि यह पार्टी के साथ किया गया धोखा है, यानी उम्मीदवार को उतारा गया इस उम्मीद में कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सोचिए दोस्तों कि उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया और पार्टी को धोखा दे दिया और पार्टी अब कोई नया उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतार सकती, क्योंकि नामांकन का दिन खत्म हो चुका है। नाम वापस लेने के अंतिम टाइम में आकर उन्होंने अपना
नाम वापस ले लिया। विधानसभा सीट पर महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के चंदन यादव प्रत्याशी हैं और एनडीए गठबंधन में जेडीयू की ओर से बबलू कुमार मंडल जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। दोस्तों जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर आरएलजेपी यानी पशुपति पारस का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, इससे विपक्ष के वोट आपस में विभाजित नहीं होंगे और फायदा कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को मिलेगा। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के चीतापुर में बीते दिन दीपावली के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंथ संचालन यानी मार्च निकालने की अनुमति मांग रहा था। दोस्तों दूसरी ओर कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को करने की बात कही है, यानी दीपावली के मौके पर पथ संचालन करना चाहते थे कर्नाटका के चीतापुर में, लेकिन वह नहीं हो पाया। तो चित्तापुर में अब आरएसएस की तैयारियां पूरी तरीके से फीकी साबित हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यह मामला इसलिए भी बड़ा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे ने जिस तरीके से आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, दोस्तों आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि प्रियांक खड़गे के क्षेत्र से यह यात्रा निकाली जाए, यानी स्थानीय विधायक है प्रियांक खड़गे, उनके इलाके चित्तापुर के अंदर यह मार्च निकालने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन पहले सरकार ने इजाजत नहीं दी, उसके बाद कोर्ट का चक्कर लगाया आरएसएस वालों ने, वहां भी कुछ नहीं मिला। अब अगली डेट 24 अक्टूबर को दे दी गई है, यानी दीपावली के मौके पर मार्च करने की उनकी पूरी तैयारी फ्लॉप साबित हुई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाते हुए अब चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछने जा रहा है। दोस्तों पूरा महाराष्ट्र में अब एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन के सभी साथी पार्टी ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की अपील करते हुए पूरे राज्य भर के अंदर आंदोलन करने जा रहे हैं। 1 नवंबर से ये यात्रा और रैलियां शुरू होने जा रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों सारी ओपोजिशन की पार्टी, विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो गई है, जिसमें एमएनएस पार्टी भी नई पार्टी जुड़ी है। एमएनएस ने तो एक और ऐसा दावा किया है, सनसनी वाला दावा किया है दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं डिबेट और ज्यादा तेज हो सकता है। उन्होंने 94 लाख नए वोटर जोड़े जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर 1 नवंबर से जो यात्रा निकलेगी उसमें किस तरीके का समर्थन मिलता है और किस तरीके की यात्रा, क्या एक फुल फ्लेज कैंपेन चलेगा या फिर छोटे छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर सारी यात्राएं करवाई जाएगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने कहा कि मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी समूह अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष और चुनाव सूची प्रमुखों के घर घर जाकर मतदाताओं की गिनती करनी चाहिए। यानी अब तक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, लेकिन अब अचानक से उनको कुछ जानकारियां मिली होगी, ग्राउंड रिपोर्ट आई होगी, तो उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि 94 लाख नए वोटर ऐड करके ये पूरा महाराष्ट्र के चुनाव का समीकरण बिगाड़ा गया। यानी जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मराठी वोटर की ज्यादा स्थिति नहीं थी, ज्यादा वो मजबूती से वोट नहीं दे पाए, कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, जबकि ज्यादातर जो आबादी है वो मराठी समाज के लोगों की है दोस्तों। और एमएनएस पार्टी जिसको माना जाता कि इस बार वो अच्छा कदम उठाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन अंत में जाकर उनकी पार्टी पूरी तरीके से ढेर हो जाती है। दो शब्द इस मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एमएनएस पार्टी का साथ में आना कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये वही एमएनएस पार्टी है जो अभी तक बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लालगंज के विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई दोस्तों। लालगंज के अंदर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था। ऐसे में लालगंज में पप्पू यादव को जिम्मेदारी मिली थी कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जितवाए, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस पार्टी ने खुद का उम्मीदवार उतार दिया था। आदित्य कुमार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में इस सीट को लेकर चर्चा हुई है दोस्तों। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के चुनाव जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो अपना उम्मीदवार यानी आदित्य कुमार को अपने ऑफिशियल उम्मीदवार के तौर पर पीछे हटाएंगे, यानी उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह सीट और आसान कर दी है। इस सीट पर अच्छे नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आ सकते हैं। ऐसी कई और सीटें हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी का सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो कुटुंबा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, उनकी सीट पर आरजेडी खुद का उम्मीदवार उतारने वाली थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया कि कोई उम्मीदवार नहीं उतरेगा। कुटुंबा के अंदर राजेश राम का समर्थन खुलकर किया जाएगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सासाराम के विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र शाह सासाराम अनुमंडल कार्यालय नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही पुलिस ने झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के वर्ष 2004 के पुराने डकैती के मामले में स्थायी वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी से सासाराम की राजनीति में हलचलें तेज है दोस्तों। आरजेडी के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त किया है और झारखंड की पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है, तो कह सकते हैं कि इसमें
विपक्ष की पार्टियों के बीच में जो आपसी बातचीत है उसी से ये मुद्दा सॉल्व हो पाएगा दोस्तों। ऐसे में जो उम्मीद है उसके अनुसार इनको जल्द छोड़ा जाएगा और हो सकता है कि आज इनको जमानत मिल जाए, उसके बाद वापस से ये सासाराम में चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। लेकिन झारखंड की सरकार ने अपने लोगों को भेजकर गिरफ्तारी करवाए तो उससे लेकर गंभीर सवाल भी उठते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर दीपावली की लोगों को बधाइयां देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस दीपावली प्रण लेता हूं कि हर बिहारी के साथ मिलकर 20 वर्षों के अंधकार, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, घूसखोरी, अफसरशाही और अंधकार को मिटाने के लिए एक दीप जलाऊंगा। दीप का मतलब होता है डी मतलब डेवलपमेंट यानी विकास, ई का मतलब इक्वालिटी यानी बराबरी, एक और ई का मतलब एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण और एक और पी का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि। और 20 वर्षों से गरीबी से लड़ रहे बिहार वासियों को उनका हक दिलवाऊंगा। मैं बिहार की जनता को बस इतना कहना चाहता हूं कि आइए बस एक बार हम सब मिलकर अपने घर के साथ साथ संपूर्ण बिहार को रोशन करते हैं। बिहार के लिए ये आपका तेजस्वी दिया और बाती बनकर दिन और रात जलने को तैयार है। मेरा बस एक सपना है, आपको अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिले, मेरी माताएं बहनें खुश और सुखी रहे। जैसे पूरे धरती को एक अकेला सूरज जगमग रोशनी देता है, रोशन कर देता है, उसी प्रकार हमारा बिहार प्रगति और तरक्की और विकास का ऐसा महासूरज बने जिससे पूरा देश रोशन हो जाए। हैप्पी दीपावली आप सभी लोगों को। जय हिंद जय बिहार। यानी तेजस्वी यादव अब दीपावली के माध्यम से भी बता रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट का क्या प्रोग्राम है दोस्तों। डेवलपमेंट यानी विकास, बराबरी, सशक्तिकरण और समृद्धि, ये उनके 4 मुख्य एजेंडे होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक न्याय भी हो और हर वर्ग के विकास के लिए हर तरीके के रास्ते अपनाए जाने चाहिए, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक तरफा विकास से किसी भी देश समाज का कोई हित नहीं हो सकता, जब तक गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को विकास की धारा में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उस जगह का विकास नहीं माना जा सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन ने कई सारी सीटों पर कई सारे दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं दोस्तों। ऐसे में पार्टी की ओर से मात्र 21 साल के एक युवा को बथनाहा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। नवीन कुमार बिहार के सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी ने 21 साल के जिला परिषद के सदस्य को टिकट देकर मैदान में उतारा है, यानी मात्र 21 साल के युवा को टिकट दिया गया है दोस्तों। यानी सोचिए उनकी आयु हुई चुनाव लड़ने की और कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाने का फैसला लिया, विधानसभा चुनाव लड़ाने का, क्योंकि वो पहले से ही जिला परिषद के सदस्य हैं, यानी राजनीति करना जानते हैं, लोगों के विकास में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसी को टिकट देने से पहले उसकी उम्र या फिर उसका अनुभव पूछे जाने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि उस व्यक्ति में कितनी ज्यादा इच्छा शक्ति है कहीं किसी क्षेत्र के विकास करने के लिए, और अगर वाकई वो मोटिवेटेड है यानी उसके अंदर एक तरीके की महत्वाकांक्षा है अपने क्षेत्र में विकास करने को लेकर, एक नेता बनने के लिए, तो उसको आगे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं 21 साल में क्या टिकट देकर सही किया कांग्रेस पार्टी ने या फिर किसी और को टिकट दिया जा सकता था? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें गोपालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गोपाल मंडल ने दावा किया कि उन्हें राजद की ओर से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार ने आपको टिकट नहीं दिया, फिर आप उनके साथ क्यों जाना चाहते हैं, क्यों आप उनके समर्थन में नारे लगवा रहे हैं? उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहा हूं, मुझे दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने वालों ने दरकिनार करके नीतीश कुमार के कान भरे, उनको मेरे बारे में गलत बातें बताई गई, जिसके बाद मेरा टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं और चुनाव जीतने के बाद जेडीयू को ही सपोर्ट करूंगा। सवाल यह है दोस्तों कि अगर वो गोपालपुर से निर्दलीय लड़ते हैं गोपाल मंडल, और आप लोग जानते हैं कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर पिछली बार गोपाल मंडल चुनाव जीते थे, उनको 75,000 वोट मिला था और आरजेडी के उम्मीदवार शैलेश कुमार को 51,000 वोट मिला था। अब पार्टी ने यहां पर वीआईपी को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वीआईपी ने प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव को मैदान में उतारा है दोस्तों, और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। देखते हैं त्रिकोणीय मुकाबला में ये सीट किसके खाते में जाती है। क्या महागठबंधन यहां पर अपनी पैठ बनाएगा दोस्तों, या फिर ये सीट वापस से जेडीयू के खाते में जाएगी? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें फिल्म अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की उम्र में मुंबई के अंदर निधन हो गया दोस्तों। असरानी के निजी सचिव बाबू भाई ने बीबीसी हिंदी से बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि कर दी है, और मीडिया में जैसे ही ये जानकारी मिली दोस्तों, लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि फिल्म जगत के बड़े नाम है, आप लोग जानते हैं मुंबई के सांताक्रूज इलाके के शास्त्री नगर स्थित शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा दोस्तों। असरानी 84 वर्ष के थे और कई सारी मूवियों में काम कर चुके हैं। आप लोगों की उन्हें लेकर क्या क्या यादें हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप
भी मानते हैं कि ऐसे जो एक्टर थे वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया, लोगों को बहुत कुछ दिया और ऐसे ही व्यक्तियों के कारण कहीं ना कहीं लोग सिनेमा फिल्म देखते थे। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या बिहार विधानसभा चुनाव इस बार जो नतीजे देगा वो अप्रत्याशित होंगे? क्या उन नतीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि एक बात जो सब लोग बोलते हैं वो ये कि बिहार के अंदर जो अभी दौर चल रहा है उसमें 20 साल से भाजपा की सरकार होने के कारण नाराजगी और ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। और इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा अगर झटका किसी को लगेगा तो वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 30 करोड़ मांगे हैं पवन सिंह से, लेकिन अभी प्रशांत किशोर से टिकट मांगने के लिए गई थी लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो अब निर्दलीय मैदान में है। देखते हैं चुनाव के क्या नतीजे होते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।